प्यारे बच्चों, मैं आप लोग के लिए बेसिक इंग्लिश ग्रामर का वीडियो शुरू करने जा रहा हूँ। इन कुछ वीडियोओं को देखने के बाद आपको यदि अंग्रेजी विषय में किसी प्रकार की समस्या, चाहे वो लिखने के लिए, बोलने के लिए या पढ़ने में हो रही हो, तो इन वीडियो को देखने के बाद आप में ये सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। तो आइए हम लोग पहले ग्रामर टर्म को समझते हैं। It is the art of speaking and writing of any language in a right way। किसी भी भाषा को बोलने के लिए या लिखने के लिए क्या होना चाहिए? सही तरीका होना चाहिए। जब भी हम लोग कुछ बोलते हैं तो बोलना तो समझ जाएंगे, लेकिन वह सभी शुद्ध होगा जब ग्रामर के दृष्टिकोण से वो सही होगा, व्याकरण के दृष्टिकोण से सही होगा। इट इज़ द रूल और लॉ ऑफ राइटिंग एंड स्पीकिंग। ये तो ये कहा जा सकता है कि यह लिखने और बोलने के लिए कुछ नियम और कानून बनाए गए हैं। जैसे में हिंदी के लिए हम लोग ध्यान देते हैं, हिंदी के निर्माण, वाक्यों के निर्माण हम लोग पहले कर्ता, उसके बाद कर्म और उसके बाद क्रिया का प्रयोग करते हैं। और पूरक जो होता है, इस पर एक ध्यान देना है कि पूरक कभी कर्म के पहले और कभी कर्म के बाद पूरक का प्रयोग किया जाता है, जो हम लोग धीरे धीरे वाक्यों में देखेंगे। वह खेलता है क्रिकेट वहाँ, तो यह क्या है? सही नहीं है बात। इससे स्पष्ट समझ में आ रहा है, लेकिन ग्रामर के दृष्टिकोण से गलत है। वह वहाँ क्रिकेट खेलता है, सही है। आप जाते क्यों हैं पटना? समझ में आ रहा है कि आप पूछना चाह रहे हैं, लेकिन ग्रामर के दृष्टिकोण से गलत है। आप पटना क्यों जाते हैं? ये सही है। तो आइए अब हम लोग इंग्लिश ग्रामर पर ध्यान देते हैं। इट टीचेज अस हाउ टू स्पीक एंड राइट इंग्लिश लैंग्वेज करेक्टली। ये हमें बताता है कि हम लोग अंग्रेजी भाषा को कैसे सही से बोलें और लिखें। ग्रामर के दृष्टिकोण से क्या होना है? वो शुद्ध भी होना चाहिए, ये नहीं कि कुछ भी बोल दें। तो हमें जो इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर होता है, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करते हैं। तो इन सारे टर्म को हम लोग आगे देखेंगे, एक एक सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ों को हम लोग बताते चलेंगे, इसलिए पूरी तरह से वीडियो को देखें। यू ए लेटर राइट फॉर मी, ठीक है ना? एक गलत सेंटेंस है, इसका सही होगा यू राइट ए लेटर फॉर मी, ठीक है ना? यहाँ पर यू कर्ता हो गया, राइट वर्ब हो गया, ए लेटर ऑब्जेक्ट हो गया, फॉर मी कॉम्प्लीमेंट है। आई इंग्लिश टीच यू हेयर, ठीक है ना? तो यहाँ पर आई करता है, इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, टीच वर्ब है, यू ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट, और हेयर कॉम्प्लीमेंट है। तो इसको सही क्रम में हम बैठाते हैं। आई करता, टीच वर्ब, यू ऑब्जेक्ट, डबल ऑब्जेक्ट इंग्लिश और हेयर कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह से अरेंजमेंट, तब हमारा वाक्य सही होगा। आइए हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज को समझते क्या है। इंग्लिश लैंग्वेज इट इज़ नोन एज ए लिंक लैंग्वेज। तो यह एक भाषा है जिसे हम लोग संपर्क भाषा के रूप में जानते हैं। संपर्क, हम लोग वैसे व्यक्ति, किसी व्यक्ति से मुलाकात कर रहे हैं जिसे हिंदी नहीं आती है, तो हम लोग उससे किसी अन्य भाषा, संभव हो तो अंग्रेजी में बात करेंगे। तो यह एक देश को दूसरे देश से और एक कंटिनेंट को दूसरे कंटिनेंट से भी जोड़ने का काम करता है, ठीक है? यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब है इट इज़ द मिक्सचर ऑफ मेनी लैंग्वेजेस। यह अनेक भाषाओं का मिश्रण होता है। यही सिर्फ नहीं, जितने भी तरह के भाषाएं हैं वह अनेक भाषाओं का मिलने से ही बनता है, ठीक है? जितना क्षेत्र विस्तार जो भाषा करेगा वह उतना समृद्ध कहलाएगा, क्योंकि उसमें शब्दों की संख्या उतनी अधिक होगी। लैंग्वेज इट इनेबल्स अस टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स, थॉट, आइडिया एंड एक्सपीरियंस। लैंग्वेज भाषा किसे कहते हैं? मन और हृदय की अभिव्यक्ति का जो माध्यम होता है उसे हम लोग भाषा कहते हैं। उसमें चाहे हम लोग कुछ भी व्यक्त कर लें, ठीक है? आगे चलते हैं। वी कांट इमेजिन आवर लाइफ विदाउट ए लैंग्वेज। हम लोग बिना भाषा का अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। सो इट इज़ कॉल्ड द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसीलिए इसे कम्युनिकेशन का एक माध्यम कहा जाता है, ठीक है? हम लोग जो बातचीत करते हैं उसमें क्या है? भाषा बहुत ज़रूरी होती है।
जैसे हमारे आदि मानव भी क्या जिन समूहों में रहते हैं वहाँ पर भी अपने लोगों से बात करने के लिए भाषा का निर्माण कर चुके थे। साथ ही साथ गूंगे और बहरे जो दिव्यांग हैं वो भी इशारों में बात करके अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं और दूसरे के भावनाओं को महसूस करते हैं। तो यहाँ तक किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। अल्फ़ाबेट, द कंप्लीट सेट ऑफ लेटर्स इन लैंग्वेज इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। जो लेटर्स का कंप्लीट सेट होता है ए टू जेड तक उसे हम लोग अल्फ़ाबेट अर्थात वर्णमालाएं कहेंगे। इट इज़ ए सिंबल ऑफ साउंड। जैसा कि हम सभी जानते हैं यदि आवाज़ें आती है तो आवाज़ें सजीव से भी आती है निर्जीव से भी आती है। तो सजीव से यदि आवाज़ आएगी तो वह वॉइस बन जाएगी, वॉइस बिकम ए लेटर, और वो वॉइस क्या है एक लेटर बन जाता है। ठीक है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। जो क्या होता है अंग्रेजी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। और यह भी समझते चलें कि अंग्रेजी भाषा में कुल 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। ठीक है। अल्फ़ाबेट का अर्थ होता है वर्णमालाएं और अल्फ़ाबेट्स का अर्थ होता है भाषा। यह सिंगुलर पुलर दोनों इसी रूप में प्रयोग होता है अल्फ़ाबेट ही। ए टू जेड अल्फ़ाबेट जो है उसमें क्या होता है वॉवेल भी होता है, कॉन्सोनेंट भी होता है और सेमी वॉवेल भी होता है। ए ई आई ओ यू ये वॉवेल है, बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी एक्स जेड ये कॉन्सोनेंट होते हैं। इसमें डब्लू और वाई को सेमी वॉवेल कहा जाता है। आइए अब हम लोग इसे विस्तार से वॉवेल, कॉन्सोनेंट और सेमी वॉवेल को समझते हैं। वॉवेल, the letters which are pronounced with open mouth is used allowing the air freely through the mouth। यदि हमारे मुंह से स्वतंत्र रूप से जब हवा का फ्लो होगा तब जिस लेटर का निर्माण होगा वह वॉवेल कहलाएगा। द लेटर्स विच आर साउंडेड विद द हेल्प ऑफ वोकल कॉर्ड, वह लेटर जिसका उच्चारण वोकल कॉर्ड की सहायता से होती है उसे वोकल कहा जाता है। अब हम लोग समझते हैं आर्टिकल एन और दी इज यूज्ड विद वॉवेल साउंड। ए ई आई ओ यू अंग्रेजी में और हिंदी को ध्यान में रखते हुए हमें यदि स्वर्ण वर्ण का प्रयोग मिल जाए अ ई से तो उसके साथ हम लोग या तो आवश्यकता अनुसार एन और आवश्यकता अनुसार दी आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। देयर आर 21 कॉन्सोनेंट लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट में कुल 21 कॉन्सोनेंट लेटर्स होते हैं। इन विच डब्ल्यू एंड वाई आर कॉल्ड सेमी वॉवेल्स, जिसमें डब्ल्यू और वाई को सेमी वॉवेल्स कहा जाता है। तो डब्ल्यू और वाई के साथ हम किस आर्टिकल का प्रयोग करेंगे? डब्ल्यू का उच्चारण कभी व तो कभी उ हो जाता है, वाई का उच्चारण कभी य तो कभी ई की तरह होता है। तो इससे भी आवश्यकता अनुसार हम लोग सामान्यतः ए या द आर्टिकल का ही प्रयोग होता है। कॉन्सोनेंट, द लेटर्स विच आर प्रोनाउंस्ड व्हाइल स्टॉपिंग द एयर फ्लोइंग फ्रीली थ्रू द माउथ। कॉन्सोनेंट लेटर्स पर ध्यान देंगे जिसका उच्चारण तो होता है लेकिन स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, उसे बीच बीच में रुकना पड़ता है, उसमें माउथ ऑर्गन का सहयोग होता है। द लेटर्स विच आर साउंडेड विद द हेल्प ऑफ वोकल कॉर्ड एंड अदर पार्ट्स ऑफ माउथ ऑर्गन। रुकना पड़ता है उन लेटर्स के जिसके उच्चारण में सहयोग करते हैं वोकल कॉर्ड और हमारे माउथ के अलग अलग ऑर्गन, टंग, टीथ, लिप्स, ये सब भी हमारे सहयोग करते हैं। आर्टिकल ए और द इज यूज्ड विद कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट के साउंड के साथ आर्टिकल ए और द का प्रयोग किया जाता है। इसको हम लोग कवर, पवर्ग, चवर्ग, ये सब जो हमारे हिंदी में जो अल्फ़ाबेट है वर्णमालाएं हैं उस पर ध्यान देना, उसका उच्चारण पर ध्यान देना बहुत जरूरी है और इस पर विशेष चर्चा हम लोग जब आर्टिकल चैप्टर पढ़ेंगे उस समय कर लिया जाएगा। वर्ड, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड्स और लेटर्स और अल्फ़ाबेट दैट गिव्स मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। यदि हम लोग साउंड्स को
या लेटर्स में या अल्फ़ाबेट में वॉवेल, कॉन्सोनेंट या सेमी वॉवेल को सही क्रम में व्यवस्थित कर देते हैं और इससे अर्थ की प्राप्ति होने लगेगी, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग? शब्द अर्थात वर्ड कहेंगे। इट मे बी ए वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड। ये एक शब्द भी हो सकता है या शब्दों का समूह भी हो सकता है। ए वर्ड ऑलवेज गिव्स ए मीनिंग। जो भी शब्द होगा हमेशा वह अर्थ देगा। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं मोबाइल, कैमरा, ऑनलाइन, आई, ए, वी, यू या ग्रुप्स ऑफ वर्ड। तो इसमें एक चीज ध्यान देना है, आई और ए जो है एक लेटर से निर्मित वर्ड है जो कंप्लीट अर्थ देता है। आई का अर्थ मैं या मैंने, ए का अर्थ एक या कोई। पहले तो हम प्रश्न कर सकते हैं, क्या एक लेटर का कोई शब्द हो सकता है? तो हाँ, ए और आई एक लेटर का शब्द है जो कंप्लीट अर्थ देता है। वोकेबुलरी, द स्टॉक ऑफ वर्ड्स इन लैंग्वेज इज नोन एज वोकेबुलरी। किसी भी भाषा में जो शब्द भंडार होते हैं उसे वोकेबुलरी कहा जाता है और वोकेबुलरी का अध्ययन या उच्चारण को हम लोग सिलेबर के अंतर्गत देखते हैं। तो सिलेबर, व्हेन ए वर्ड इज प्रोनाउंस्ड बाय स्टॉपिंग ऑफ माउथ ऑर्गन दैट डिनोट्स सिलेबल। हम लोग जब किसी शब्द का उच्चारण करते हैं तो हमारा जब मुख किसी पर रुकता है तो उसे हम लोग सिलेबर कहते हैं। देयर आर मेनली 3 काइंड्स ऑफ सिलेबल। मुख्य रूप से 3 प्रकार के सिलेबर को माना जाता है जिसे हम लोग डिग्री में विशेष पढ़ेंगे। ए मोनोसिलेबल, जिसका उच्चारण में कोई समस्या ना हो, कैट, डॉग, मैन, गो, रिच, अर्थात ये शब्द विभक्त नहीं होते हैं, टूटते नहीं है इत्यादि। डाई सिलेबल, जो कम से कम 2 हिस्सों में बटे, वीमेन, फीमेल, विस्पर, मास्टर, टीचर, रेजर, इटीसी। पॉलीसिलेबल, जो 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में विभक्त होता है, जैसे एजुकेशन, पर्सोनिफिकेशन, सजेशन, नरेशन, सेंटेंस, इटीसी। इस तरह से आप भी सिलेबल के शब्दों को अपने अनुसार विभक्त करें जिससे आपको किसी भी शब्द को उच्चारण करने में समस्या हो तो इस तरह से आप लोग उसको विभक्त कर सकते हैं। याद रखें, जब भी विभक्त करें तो उसमें कम से कम एक वॉवेल जरूर आए। सेंटेंस, इट इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव ए कंप्लीट मीनिंग। यह क्या है? शब्दों का समूह है जो पूर्ण रूप से अर्थ को प्रदान करता है। क्या मतलब कह सकते हैं, जब हम लोग एक से अधिक शब्दों को मिलाएंगे और उससे सार्थक अर्थ की प्राप्ति होने लगेगी तो उसे हम लोग सेंटेंस कहेंगे। इन इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा में, इट बिगिंस विथ ए कैपिटल लेटर। अंग्रेजी भाषा में इसका प्रारंभ किससे होता है? बड़ी अक्षर से होता है। एंड एंड्स विथ ए फुल स्टॉप, तो इसका यह समापन या तो फुल स्टॉप से होता है, एक क्वेश्चन मार्क या तो प्रश्नवाचक चिन्ह से होता है, और एन एक्सक्लेमेशन मार्क या विस्मयादिबोधक चिन्ह से होता है। अर्थात वाक्य को पहचानने के लिए इतना याद रखना है कि यदि कोई कंप्लीट सेंटेंस होगा तो उसका प्रारंभ कैपिटल लेटर से होगा और अंत में फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन जरूर होगा। इट इज़ द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। जिस तरह से अल्फ़ाबेट क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। जो सेंटेंस होता है सबसे बड़ी इकाई को कहा जाता है। एग्जाम्पल, वी मस्ट लर्न इंग्लिश इन ओपन लर्निंग कैंपस। हम लोग को जरूर ओपन लर्निंग कैंपस में अंग्रेजी पढ़ना चाहिए। यह जो सेंटेंस है वो क्या है? फुल स्टॉप से है। आर यू गोइंग टू सी हिम पटना? क्या आप उनसे मिलने के लिए पटना जा रहे हैं? तो इसमें क्वेश्चन मार्क है। मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे आपकी उम्र लंबी हो, इसके अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है। तो समझ गए सेंटेंस के बारे में। इफ वी डिवाइड ए सेंटेंस इन द स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स वी फाउंड 4 मेन इंपॉर्टेंट कंटेंट। यदि हम लोग किसी वाक्य को छोटे ग्रुप में विभक्त करेंगे तो उसमें जो शब्दों के रूप में जो प्राप्त महत्वपूर्ण अवयव जो होंगे, पहला सब्जेक्ट, सेकेंड वर्ब, थर्ड ऑब्जेक्ट एंड फोर्थ कॉम्प्लीमेंट
प्राप्त होगा। आज के इस बेसिक इंग्लिश ग्रामर के वीडियो में सबसे पहले हम लोगों ने इंग्लिश को समझा। इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है जिसका अध्ययन हम लोग सब्जेक्ट के रूप में भी करते हैं। जब हम लोग किसी लैंग्वेज को विभक्त करते हैं तो सबसे छोटी इकाई जो प्राप्त होती है वह अल्फ़ाबेट कहलाती है। तो हम लोगों ने अल्फ़ाबेट के बारे में भी जानकारी लिया। अल्फ़ाबेट 26 होती है जिसमें वॉवेल, कॉन्सोनेंट और सेमी वॉवेल भी होते हैं, उसके बारे में भी हम लोगों ने जानकारी लिया। जब अल्फ़ाबेट को मिलाते हैं अर्थात वॉवेल, कॉन्सोनेंट और सेमी वॉवेल को आवश्यकता अनुसार मिलाते हैं तो इससे सार्थक अर्थ की प्राप्ति होती है और इससे वर्ड बनता है। जब हम लोग एक से अधिक शब्दों को मिलाते हैं तो और सार्थक अर्थ मिलने लगता है तो उससे क्या होते हैं? सेंटेंस का निर्माण हो जाता है। याद रखना है, सभी को सही क्रम में रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट का अध्ययन डिटेल में करेंगे, जिसके बाद आप लोगों को सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को समझने में कोई समस्या नहीं होगी। इसीलिए नेक्स्ट वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें। तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।